बच्चों कैसे हो? इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एटम के बारे में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसको पढ़ा था, एटम कहते किसको है। उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे पढ़ा। क्या पढ़ा? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। और वहीं पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की चर्चा की कि इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं ये पहले आपको बता दिए क्या कि इसके डिस्कवरी किया गया, जिसमें आप देखें क्या, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर व्हील सेट किया गया, फिर दो इलेक्ट्रोड लिए गए, एक कैथोड और एक एनोड। तो हमने देखा, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक केस है जो आपको बोले, बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि कंडीशन जो होगा वो कभी कभी पूछा जाता है। तो कंडीशन क्या होगा, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। प्रेशर का जो ऑर्डर होगा वो 10⁻⁻⁴ ATM के रेंज का, और जो वोल्टेज होगा वो 10,000 वोल्टेज, मतलब हाई वोल्टेज। क्लियर? ठीक। अब उसके बाद हमने वहाँ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो उसमें सबसे जो बच्चे को कभी कभी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तक याद नहीं रहता है, तो ध्यान रखें कि चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन का कम से कम याद रखें। फिर हमने निकाला स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, क्या निकाला? स्पेसिफिक। फिर क्या निकाला? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और स्पेसिफिक चार्ज जो कल देखिए 1.75 × 10⁸ कूलम पर ग्राम, सो डिफाइन किए थे। इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ चार्ज टू द मास इन विच चार्ज इन कूलम एंड मास इज इन ग्राम। चार्ज किसमें होना चाहिए वो। फिर आपको बताया था जो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो स्पेसिफिक चार्ज होगा वह आपका इलेक्ट्रॉन का वो डिपेंड नहीं करेगा कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सा गैस है, साथ ही किस मटेरियल या किस मटेरियल का इलेक्ट्रोड बना हुआ है। भले आपको यदि एक बार स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का यदि बोला, आप बोले 1.75 × 10⁸ कूलम पर ग्राम, यदि आपका डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रोड है उसको बदल दे और तब आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, तो आपको फिर से बोलना है 1.75 × 10⁸ कूलम पर ग्राम, क्योंकि वह स्पेसिफिक चार्ज ना तो इलेक्ट्रोड के चेंज करने से बदलता है और ना ही डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को बदलने से ये आपका बदलता है। ठीक। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, सारे सब कुछ पढ़ने के बाद एक लाइन पहले पॉजिट्रॉन एक शब्द है, तो पॉजिट्रॉन याद रखिएगा। पॉजिट्रॉन किसको कहते हैं, शब्द में ही पता चलता है। पॉजिट्रॉन मींस पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन के पैरामीटर है उसको पॉजिटिव कर दें तो यह पॉजिट्रॉन बन जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या बोलो, पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है बाबू, उसी को क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए सर, एंटी पार्टिकल का मतलब, अब यहाँ पे रफली एक बात बताता हूँ। चार्ज हम कल इलेक्ट्रॉन का कितना लिखे थे, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? मास अपन लिखे थे 9.1 × 10⁻⁻31 kg, या ग्राम में लिखो तो -28 ग्राम। तो जब हम यहाँ पे चार्ज लिखेंगे, बोलो किसका, चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होगा, या चार्ज ऑन कर लीजिए पॉजिट्रॉन। देखो क्या बोले, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जितना कुछ है वो सब आपका पॉजिटिव हो जाए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये भी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि शब्द ही है पॉजिट्रॉन मींस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमने लिखा कल का चार्ज और पॉजिट्रॉन, तो ये वाला भी पोर्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपसे पूछा जाए मास ऑफ पॉजिट्रॉन, भाई मास ऑफ पॉजिट्रॉन क्या होगा, तो दिल से आप ही बताइए, क्या जब चार्ज बदल गई तो मास क्या बोले, पॉजिटिव होना चाहिए, तो मास ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव है, तो यह इलेक्ट्रॉन का ना केजी या ग्राम में क्या कर दीजिएगा, 28 ग्राम। क्लियर?
याद रखिएगा, पोजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि जो पोजिट्रॉन होगा उसका मास जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मास का क्या कर सकते हैं, बोलिए, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा और चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के मास के पॉजिटिव होगा। तो मास ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव था, तो शब्द याद रखिएगा, पोजिट्रॉन मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ओके, उतार लें इसको, ठीक। चलिए अब एक चीज देखिएगा, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा जाए, देखो चार्ज कैसे पता किया गया कि आखिर यह पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रॉन ही है, ये निगेटिव कैसे रखता है, तो मान लीजिए ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। अब इसके बीच जब इलेक्ट्रॉन को भेजा गया, साहब इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, इसके तरफ अट्रैक्ट हो गए। क्यों, देखा गया प्रैक्टिकल में कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाते हैं और पैराबोलिक पाथ बनाते हैं। क्यों, तो जब कैथोड, अब देखा कर करके कैथोड रे को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके गया चार्ज के बीच में, तो इसका जो डेविएशन है ये मूव कर गया, अट्रैक्ट हो गया टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता ही है दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यदि इसको, इस इलेक्ट्रॉन को ये प्लस अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपोजिट होगा, किसके रेस्पेक्ट में, प्लस के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा होगा, माइनस होगा। क्लियर, ये पता चल गया कैसे चार्ज के बारे में पता चला कि यह चार्ज जो है ना। तो यहां से आप जान लीजिए, है ना, तो एक लाइन लिखिएगा, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इज, बोलो, पैराबोलिक। क्या होता है, पैराबोलिक। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक। पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब जानते हो आप लोग, है ना, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, पैराबोलिक होता है। मान लीजिए इस तरह का पैराबोला का है ना, इस तरह ये अपवर्ड पैराबोला हुआ, इसी तरह डाउनवर्ड पैराबोला होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड वाला, है ना। तो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक। जब इलेक्ट्रॉन को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकते हैं, स्प्रेड करते हैं, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वहां पैराबोलिक पाथ बनाएगा। कैसा पाथ बनाएगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा। और कितना, कैसे बनाएगा, तो देख लीजिए, y इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू ई बटे 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये टाइप का इक्वेशन आता है। इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको पढ़ना नहीं है, बस बेसिक जानिए। y इक्वल टू ई बटे 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर टाइप का पैराबोला बनाएगा, जिसमें अब आप पूछेंगे सर क्या क्या चीज क्या क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, वेयर ई बराबर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, चलिए, और कैपिटल ई बराबर इंटेंसिटी ऑफ, ये आगे आप लोग 12th में पढ़ोगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इंटेंसिटी क्या है। क्लियर है, चलिए, टू तो टू कांस्टेंट होता है, m आप लिख सकते हैं, बोलो, मास ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रॉन, और v लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन। क्लियर, और x क्या है, ध्यान दीजिएगा, x क्या है, तो y एक्सिस में यदि आपका सिंपल ये दो चार्ज के बीच में है ना, तो y एक्सिस में कितने डिफ्लेक्शन होते हैं उसी को क्या कहते हैं, x। मतलब जो चार्ज है कितना डिफ्लेक्ट होकर के y एक्सिस में ऊपर जाएगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा, उसी को क्या कहेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू, बोलिए क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी ये तो आपका मिस्टेक हो गया ना, चलिए ठीक है, चलिए ये y हो गया ना, x तो इधर हो गया ना, ठीक, x हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक प्लेट। ध्यान दीजिएगा, अब चार्ज, बहुत सारा चार्ज से दो इलेक्ट्रिक प्लेट जिसके बीच हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक चार्ज है, यहाँ एक प्लेट है,
ये दूसरा, और इसके बीच यदि हम इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं तो इसके बीच की जो दूरी होगी यही क्या होगा, x होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक प्लेट्स, ठीक। और उसके बाद आप y लिखेंगे, है ना। चलिए y क्या हो जाएगा बोलो, है ना, y हो जाएगा डेविएशन या डिफ्लेक्शन, कुछ भी लिख सकते हो, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में कितना ये होगा, इसको उतार लीजिएगा, क्लियर। चलिए ठीक है, इसको चेंज कर, सब लिख सकते हो, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ये लिखिएगा ऑफ इलेक्ट्रॉन पाथ इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्ट होगा ये भी आपसे पूछे तो ध्यान दीजिएगा। y बराबर क्या होता है, E/2mv² × x², जहां E हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो दो चार्ज के बीच जब इसको पास करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, है ना, और उसका जो इंटेंसिटी होगा वो आप फिजिक्स में पढ़ लोगे। m आपका हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और x आपका दो पैरेलल प्लेट के बीच जिसके बीच इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं उसके बीच की दूरी, और y हो गया डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन पाथ इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में जब यह जाएगा तो ये देखो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, मान लो यहाँ से जाना शुरू हुआ तो y डायरेक्शन में कितना से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक। कोई दिक्कत आपको, इसको लिख लीजिएगा, है ना। चलिए चलिए ठीक है, तो एक चीज क्या पता चला आपको, उतना ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, ध्यान ये रखना है, क्या रखना है बोलिए, कि जो इलेक्ट्रॉन को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकते हैं तो पाथ कैसा बनता है, पैराबोलिक पाथ बनता है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो यदि इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तब कैसा पाथ बनता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, बोलो, व्हेन इलेक्ट्रॉन, है ना, मूव, है ना, मूव मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन को फेंका जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म जब पढ़िएगा 12th में तो आपका क्लियर हो जाएगा। आप 10th में भी बेसिक ये मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़े हो, है ना। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड देन पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। ध्यान दीजिएगा, जब कहां पे मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है इलेक्ट्रॉन को तो पाथ जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो कैसा आएगा, सर्कुलर, मतलब वो सर्कुलर घूमना शुरू करेगा, और जो रेडियस होगा r वो बराबर होता है बाबू mv/ev। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है बोलो, mv/ev। ये सर्कुलर पाथ में तो घूमेगा तो ये कितना रेडियस बनाएगा, जो सर्कुलर पाथ में घूमेगा उसका रेडियस कितना होगा, तो ये तो डिसाइड हो गया कि भाई सर्कुलर पाथ में घूमेगा, मगर उसका रेडियस कितना होगा उसको कैसे निकालेंगे, r आपका रेडियस होगा उस सर्किल का जो सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है, और उसका रेडियस होगा mv/ev। और आपको पता ही है m क्या होगा, v क्या होगा, e क्या होगा, बोलो, वेयर, बोलो, r बराबर रेडियस, है ना, और इसका रेडियस समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद क्या करेगा बाबू, बोलो, ध्यान दीजिएगा, वेयर r बराबर क्या होगा बाबू, रेडियस, ठीक, और m बराबर क्या होगा बोलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v बराबर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, e बराबर बोलो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और v बराबर बोलो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, ओके। चलिए, तो ये आप उसको उतार ले, तो एक चीज पता चला, यदि इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करेंगे किसमें, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो कैसा पैराबोलिक पाथ बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे तो कैसा पाथ बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा। y बराबर, है ना, यहाँ बात करें r बराबर mv/ev, और वहाँ y बराबर बोलिए E/2mv² × x²। कोई दिक्कत बाबू, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, क्लियर है, चलिए ठीक, चलिए।
तो नेक्स्ट आपका प्रोटॉन था, तो प्रोटॉन को देखिएगा बाबू। तो प्रोटॉन को जब हम लोग पहले समझ लेते हैं फिर तेजी में उसको लिख लेंगे। प्रोटॉन को हमने क्या कहा था कि जब बोला गया प्रोटॉन के डिस्कवरी के समय कि जब आपका कैथोड से रे एनोड के तरफ जाता है, साइमल्टेनियसली कुछ रे एनोड से कैथोड के तरफ भी आता है, वो भी बीच में पड़े हुए व्हील को रोटेट करता है। सब कुछ मतलब शब्द ये था, बाद में पता चला सर ये नेचर आया कैसे, समझ में कैसे आया, तो उसको पता चला जब कोई भी जो सब्सटेंस है यदि ये न्यूट्रल स्टेट में है, तो यदि इसके अंदर कल आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन लाई करता है, कोई नेगेटिव पार्टिकल्स लाई कर रहा है, तो यह न्यूट्रल तभी हो सकता है जब इसके अंदर का हो कोई पॉजिटिव भी लाई करे। तो साइंटिस्ट को एक सोच आई कि नहीं, जरूर इसके अंदर क्या कोई पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होगा, यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, तभी तो वो क्या हुआ, न्यूट्रल हुआ। यदि कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल स्टेट में है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी होगा। क्लियर? ओके, चलिए ठीक। तो प्रोटॉन का डिस्कवरी भी इसी चीज से आप देखो, ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब था, ग्लास का ट्यूब होता है। क्लियर? इसमें थोड़ी सी क्या खूबसूरती है कि पिछले बार जो हम लोग कैथोड लिए थे, नॉर्मल लिए थे, इस बार जो कैथोड लिया वो परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड कैथोड का मतलब वो कैथोड जिसके अंदर हॉल्स हो, क्या हो, हॉल्स हो, और इधर आप ऐसा कुछ एनोड बना दिए। तो ये साहब हमारा क्या हो गया, बोलो, एनोड हो गया। ये साहब हमारा क्या हो गया, बोलो, परफोरेटेड कैथोड हो गया। परफोरेटेड बोलो कैथोड हो गया। और इसके पीछे में जिंक सल्फाइड का एक लेयर लगा दिया गया ताकि कोई चीज जब इससे स्ट्राइक करे तो यह क्या करे, ग्लो करे, चमके। क्लियर है? सेम चीज है ना। और कंडीशन वही वाला भाई, पहले क्या था बोलो, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। इसने भी व्हील सेट किए, चलो कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, बैटरी से कनेक्ट, ये प्लस वाला एनोड प्लस वाला होता है, कैथोड कैसा होता है, माइनस वाला, प्लस वाला को पॉजिटिव बड़ा टर्मिनल और माइनस वाला को इससे कनेक्ट कर दिए। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है मगर लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज में है। क्लियर? ठीक। तो हमने क्या बोला कि जब आपका कैथोड से रे एनोड के तरफ आ रहा था, साइमल्टेनियसली उसी समय एनोड से भी रे कैथोड की ओर जाता है। एनोड से भी रे किधर जाता है, बोलो, कैथोड की ओर जाता है। और वह भी बीच में पड़े व्हील को रोटेट कर दिया। तो यदि कोई बीच में पड़े हुए व्हील को रोटेट कर दिया बाबू, तो यह इंडिकेट किया कि भाई जब इसको कोई रोटेट कर दिया तो ये जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गई उसके पास मास है, तब ना ये इसको रोटेट किया, और साथ में यहाँ से जब यहाँ गई तो इसके पास वेलोसिटी भी है। क्लियर है? तो यहाँ से जो गया तो एनोड के पास मास भी होता है, तब वो व्हील को रोटेट किया और यह फिर इधर से गया और ये परफो कैनाल से होकर के और कुछ रे जा करके जिंक सल्फाइड के लेयर से टकरा गया, जिसके चलते यह क्या किया, ग्लो किया। क्या किया? चमका। क्लियर है? चमक। ठीक। हमने क्या बोला, जब आपको कैथोड से रे एनोड की तरफ जा रहा था, उसी समय एनोड से भी कुछ रे कैथोड की ओर जाएगा, जो बीच में पड़े हुए व्हील को रोटेट करेगा और ये फिर कैथोड के जो परफोरेटेड हॉल्स हैं उसके थ्रू जाकर के जिंक सल्फाइड के लेयर से टकराया। ये मान लीजिए आपका कौन है, कैथोड है, तो कैथोड में यदि हॉल्स होगा, हॉल समझते हो ना, सुरंग, यदि कैनाल्स होगा बना हुआ, तभी इसी को क्या कहेंगे, परफोरेटेड कहेंगे। क्लियर? चलिए, तो यहां से गया, ये हॉल से होके जिंक सल्फाइड के लेयर से जाके स्ट्राइक किया, और जैसे स्ट्राइक किया तो ये ग्लो किया। तो इससे क्या क्या पता चला, सबसे पहले यहां से कोई निकला, बोलो, बीच में पड़े हुए व्हील को रोटेट किया, उसके पास मास होगा, उसके पास जब टकराया तो मास होगा, और उसके पास यहां से यहां चल के गया, उसके पास वेलोसिटी भी होगी। तो यदि मास और वेलोसिटी किसी के
पास होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv² बाबू। और यह काइनेटिक एनर्जी गया हॉल से गया जाकर के यहाँ पे जिंक सल्फाइड के लेयर से जाके टकराया, और जैसे जिंक सल्फाइड के लेयर से जाके टकराएगा तो ये आपको क्या हुआ, रुक गया। क्या हुआ, रुक गया। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी यदि वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, 0। तो यहाँ पे एनर्जी था कितना, हाफ mv², और यहाँ पे एनर्जी कितना हो गया, 0। तो यह चीज आपको जानना पड़ेगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि आखिर यह एनर्जी गया तो गया किधर। क्लियर, ये एनर्जी गया तो गया किधर, समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक, ये एनर्जी गया तो गया किधर, ये चीज सबसे पहले जानने की चीज है। अब एक बार बोलिए, तो एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब जब हम बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है, अपन क्या करते हैं, बाबूजी हाथ उठाते हैं, इसके पास क्या होता है, बोलो, बाबूजी हाथ उठाते हैं, आप बदमाशी करते हैं, बाबूजी हाथ उठाते हैं, और हाथ में क्या है, मास है, जो स्लैब लगाते हैं आपको, इसमें क्या है, मास है, और साथ में जब वेलोसिटी लगेगा, मास और वेलोसिटी दोनों है इसके पास, तो इसके पास कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और जब ये गाल पे आपका लगा तो यहाँ पे जाकर के रुकता है, मतलब वेलोसिटी 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। तो ये एनर्जी गया तो गया कहाँ, ये बाबूजी जो लगाए थे, है ना, तो ये एनर्जी गया कहाँ, तो 2-3 जब लगेंगे तब पता चलेगा कि गाल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। तो ये जाके जब यहाँ स्ट्राइक करेगा तो बार बार स्ट्राइक करने से यहाँ हीट जनरेट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 0, मगर काइनेटिक एनर्जी, बोलो बाबू, कन्वर्टेड इनटू बोलो हीट एनर्जी। कोई दिक्कत बाबू, सर बिल्कुल नहीं, समझ में आया, जिंक सल्फाइड का लेयर क्लियर, ओके चलिए ठीक। तो ये यहाँ से निकला, इसका परिचय कौन कौन दिया, इसका सबसे पहला परिचय देगा व्हील कि भैया हम रोटेट हो गए, इसका मतलब कुछ यहाँ से निकला। दूसरा, जिंक सल्फाइड का लेयर से जब टकराया तो ये ग्लो करता है, चमक होगा, है ना, फ्लैश फ्लैश का फॉर्मेशन होगा, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे क्या हुआ, कुछ बोलिए टकराया। क्लियर है, ये समझ में आया। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे भी, क्या एनोड से जब कोई रे निकलता है बीच में पड़े हुए व्हील को रोटेट करता है, या कंडीशन बोल बाबू, कंडीशन बोलो बाबू, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। भैया कितना, पिछले वाला ही हम बोले, बिल्कुल पिछले वाला, वोल्टेज 10 के पावर 4 वोल्ट, प्रेशर 10 के पावर -4 atm। क्लियर बाबू, क्लियर। अब मगर एक चीज है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, अब ध्यान दीजिएगा, क्लियर, चलिए ठीक, आगे और देखिए, ये समझ में आ गया, उसमें कोई दिक्कत बाबू आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो क्या हुआ, वही चीज है, एनोड से रे निकलने वाला रे, है ना, और बीच में बड़े व्हील को रोटेट किया, फिर ये परफोरेटेड कैथोड इसमें लिए थे। तो चूंकि ये रे कहाँ से गुजर रहा है, कैनाल से, ये हॉल्स को क्या कहेंगे, कैनाल्स, इसलिए इस रे को कैनाल रे भी कहते हैं। निकल कहाँ से रहा है, एनोड से निकल रहा है, इसलिए इसको एनोड रे भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर चूंकि ये सब निकल कहाँ रहा है, प्लस से, इसको पॉजिटिव रे भी कहते हैं। कहाँ से निकल रहा है, एनोड से, इसलिए एनोड रे भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे बोलो, पॉजिटिव रे भी कहेंगे, इसको और क्या कहेंगे बोलो, एनोड रे भी कहेंगे, और इसको और क्या कहेंगे बोलो, कैनाल रे भी कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे, कैनाल रे कहेंगे। और ध्यान रखिएगा, हाँ रे, मगर इसको प्रोटॉन नहीं कहेंगे, इसको प्रोटॉन तब कहेंगे जब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सा गैस हो, H2 गैस हो, या हाइड्रोजन गैस जब इसके अंदर में होगा तब आपको इसको क्या कहेंगे बोलो, प्रोटॉन कहेंगे। तो यदि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस है तभी यह प्रोटॉन कहलाएगा। ये एनोड रे से निकलने वाला पार्टिकल्स तब ही प्रोटॉन कहलाएगा जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर
कौन गैस रहे? हाइड्रोजन गैस रहे। यदि हाइड्रोजन को छोड़ करके कोई दूसरा गैस है तो आप इसको पॉजिटिव रे कह सकते हैं, एनोड रे कह सकते हैं, मगर प्रोटॉन नहीं कहेंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं, हाँ प्रोटॉन को आप पॉजिटिव रे कह सकते हैं, प्रोटॉन को आप एनोड रे कह सकते हैं, प्रोटॉन को आप कैनाल रे कह सकते हैं, मगर ऑल कैनाल रे, एनोड रे एंड पॉजिटिव रे आर नॉट प्रोटॉन। या प्रोटॉन तब होगा जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सा होंगे? बोलो दिल से, हाइड्रोजन गैस। कौन होंगे? बोलो हाइड्रोजन गैस। चलिए इसको लिखते हैं, फोटो पहले बना लीजिए। क्लियर? फोटो बनाने के बाद इसको लिख लेते हैं अपन। तो अब इसी को हमने यहाँ लिख दिया। इट वाज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व दैट when perforated cathode is used in discharge tube, then some ray moved from anode to cathode. These ray are also known as anode ray. क्यों? एनोड से निकलता है, या पॉजिटिव रे क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, ठीक। और कैनाल रे क्यों बाबू? क्योंकि परफोरेटेड कैथोड्स के होल से निकलता है, ठीक। इस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट बाय गोल्डस्टीन नाम का साइंटिस्ट दिया। दिस रे कंसिस्ट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से निकलता है। इफ हाइड्रोजन गैस है ना, ये इफ गैस इज हाइड्रोजन, यदि किसी के अंदर जो गैस होगा वो हाइड्रोजन होगा, देन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज नोन एज प्रोटॉन। तब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या कहते हैं? प्रोटॉन। कब कहते हैं? जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक। इसको उतार लिए होंगे, कोई दिक्कत? अदरवाइज इसको प्रोटॉन नहीं कहेंगे, तभी कहेंगे जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सा गैस होगा? बोलो हाइड्रोजन गैस होगा, तब इसको प्रोटॉन कहेंगे, अदरवाइज प्रोटॉन नहीं कहेंगे। अब हम बात करते हैं, यदि आपको ध्यान में होगा, बोलो चार्ज ऑफ जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का चार्ज याद कर लीजिए, बच्चे में भी पढ़े होंगे, कितना होगा? बोलो सेम इलेक्ट्रॉन का चार्ज में प्लस होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो गया। और जब हम बात करेंगे मास ऑफ, क्या बोलो? प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 × 10⁻⁻27 kg, या ग्राम में लिखिएगा तो बोलो बाबू 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम। कोई दिक्कत बाबू? चार्ज पता है, मास पता है, तो स्पेसिफिक चार्ज निकाल सकते हैं। बोलो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता था? बोलो पिछले क्लास में पढ़े थे ना, बोलो इट इज सिंपली रेशियो ऑफ चार्ज बटे मास। तो स्पेसिफिक चार्ज जो E/m होता था वो क्या होता था? बोलो चार्ज अपॉन मास। चार्ज पता है, और चार्ज किसमें? कूलम में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास किसमें? ग्राम में 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम। जब इसको कर लीजिएगा तो स्पेसिफिक चार्ज जो आएगा प्रोटॉन का, याद रखिएगा किसका? प्रोटॉन का 9.5 × 10�4 कूलम पर ग्राम आएगा। और इसको याद रखिएगा बाबू, क्या याद रखिएगा? याद रखिएगा प्रोटॉन का मास पता है, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का है पॉजिटिव, मास आपको लिख दिए, क्योंकि आपको इसलिए लिख दिए तो यहाँ 675 न्यूट्रॉन का होगा। क्लियर? ग्राम में स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज और मास का रेशियो होता है। तो चार्ज आपको पता है, मास भी पता है, मगर किसमें लेंगे? ग्राम में। और स्पेसिफिक चार्ज बोलो कितना? 9.5 × 10⁴ कूलम पर ग्राम। टिप्स पे होना चाहिए, जो डब्बे में बनते हैं उसको डब्बे में ही रखें। क्लियर? चलिए ठीक है, अब यहीं पे हम लोग लिखेंगे अगला, ध्यान दीजिएगा, तब करो। चलिए स्पेसिफिक चार्ज जो था प्रोटॉन का वो डिपेंड करता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, या कौन सा आपका क्या है? बोलो ठीक, ध्यान दीजिएगा। स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक एक नोट करके ये इंपॉर्टेंट है ना? क्या? स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये जो निकला एनोड से क्या होगा? प्लस वाला होगा। पॉजिटिव आयन डिपेंड्स अपॉन है ना गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, इनसाइड द बोलो डिस्चार्ज ट्यूब। यदि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सा गैस हो, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव आयन डिपेंड्स अपॉन गैस इनसाइड द ट्यूब।
यदि आपका पॉजिटिव आयन का स्पेसिफिक चार्ज बदलेगा। क्यों? यह डिपेंड करता है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सा गैस है। यदि हाइड्रोजन गैस होगा तब स्पेसिफिक चार्ज 9.5 इंटू दिस होगा, और यदि कोई दूसरा होगा तो वो आपको बदलेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तभी प्रोटॉन कहलाएगा कि उसके अंदर कौन सा गैस हो, हाइड्रोजन गैस होगा वो। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अल्फा पार्टिकल। तो ये ध्यान में रखिएगा, स्पेसिफिक चार्ज जो है वो गैस पे डिपेंड करता है कि कौन सा गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब है, किसके लिए, पॉजिटिव आयंस के लिए। ठीक, कोई दिक्कत, पॉजिटिव आयंस के लिए, हाँ, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन का नहीं करता था। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अल्फा पार्टिकल। ध्यान दीजिएगा, अल्फा पार्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है बाबू क्योंकि अगले क्लास में हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे। इसमें न्यूक्लियस के डिस्कवरी में मेटल के 3 शीट में बम्बार्डिंग करवाते हैं, इससे अल्फा पार्टिकल से। तो अल्फा पार्टिकल को समझिए। अल्फा पार्टिकल के लिए एक ही लाइन हम बता देते हैं आपको, अल्फा पार्टिकल इज, बोलो, सिंपली हीलियम न्यूक्लियस। दिल से हमेशा जब जाइए बोलिए अल्फा पार्टिकल इज सिंपली, बोलो, हीलियम न्यूक्लियस। ध्यान दीजिएगा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। तो ये हीलियम है बाबू, बुलाया ना, इसका एटॉमिक नंबर 2, बच्चे क्लास में पढ़े हो, मास नंबर 4। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन हम बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा, प्रोटॉन कितना होगा, 2 होगा, और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो उससे पहले एटॉमिक मास लिखते हैं, एटॉमिक मास कितना होगा, 4 होगा। तो यदि आपको पता है कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन निकालते हैं एटॉमिक मास माइनस का एटॉमिक नंबर, 4 में से 2 गया, बोलो 2। क्लियर? अब एक चीज बताइए आप लोग ध्यान से, हम क्या बोले, अल्फा पार्टिकल इज सिंपली हीलियम न्यूक्लियस, मतलब हीलियम क्या होता है, He होता है, बोलो हाँ या ना। हीलियम का न्यूक्लियस कब होगा, बोलो, हीलियम का या किसी का न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस में P+N होता है, और इसके चारों ओर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, 2। क्लियर? प्रोटॉन कितने होंगे, बोलो 2। क्लियर? न्यूट्रॉन कितने होंगे, बोलो 2। और आपको क्या बोले, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है, अर्थात हीलियम का, ये आपका हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है ना, क्या है, हीलियम। तो हीलियम न्यूक्लियस कब रहेगा, जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाए तभी ना ये न्यूक्लियस बनेगा। तो अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। तो ये हीलियम का स्ट्रक्चर, दिस इज न्यूक्लियस, और 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में घूमेगा, ये तो पढ़े ना क्लास 10th में। और ये न्यूक्लियस कब बनेगा, जब इसके आटम मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बोलो, यहाँ से भाग जाए। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भागे, 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों भाग जाए, तब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही बचेगा। मतलब यदि He, दिस इज हीलियम, में से कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भाग जाए तो यह बन जाएगा He+2, और इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं बाबू। ध्यान दीजिएगा, हीलियम से कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए और ये बना देगा He+2, इसी को क्या कहेंगे, अल्फा पार्टिकल। क्यों? अल्फा पार्टिकल इज सिंपली हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम से उसके इलेक्ट्रॉन चला जाए। क्यों? न्यूक्लियस तभी होगा जब यहाँ से, देखो 3 चीज होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो रखना है क्योंकि न्यूक्लियस है, और बाहर का इलेक्ट्रॉन को भगा देना है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इज, बोलो, हीलियम न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस रहेगा, इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, तो 2 भागा तो He+2 हो गया। क्लियर? चलिए ठीक है, इसको समझ गए ना, कोई दिक्कत बाबू नहीं है ना, समझ लीजिएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।